आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी क्लर्क के लिए एडवर्टीज़मेंट रिलीज़ की है उसके बारे में। उसमें उसके एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न, पेपर की डिफ़िकल्टी, सैलरी, वर्क प्रोफाइल, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ और आप कैसे अप्रोच करें इस एग्ज़ाम को जिससे कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाए। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैंने इसको पहले रिकॉर्ड करने का सोचा था, पर मैंने फिर सोचा क्योंकि यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब और अदर जो भी सोशल मीडिया है काफ़ी हलचल थी नोटिफिकेशन आने की वजह से, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा शांत होने के बाद ही मैं आपके साथ इसको साझा करूँगा। जितने भी लोग इसको देखेंगे, आई होप, मुझे पता है कि आप लोग सीरियसली इस एग्ज़ाम को टारगेट करने की सोच रहे हैं। तो जो भी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पर साझा करूँगा, पहले भी लोगों को फ़ायदा हुआ है, जो लोग जुड़े हुए थे पहले, जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो भी गए हैं कई लोग, तो आपको भी डेफ़िनेटली इससे हेल्प होगी और आप अगर इनको सीरियसली फॉलो करेंगे। मैं जो भी चीज़ें बोलूँगा विद प्रूफ आपके सामने हर चीज़ रखी होगी, कोई भी चीज़ रैंडम नहीं है। तो आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें जब आप अप्लाई करने लगे एग्ज़ाम को। देखिए, हम कई बार ना ऐसे रैंडम तरीके से अप्लाई कर देते हैं, फिर हमें लगता है कि कुछ एक चीज़ें हमारे लिए सूटेबल नहीं है। तो आपके लिए ये सब चीज़ें जो है जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली वर्क प्रोफाइल के बारे में। बाकी चीज़ें तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप कैपेबल है एग्ज़ाम क्लियर करने के, पर वर्क प्रोफाइल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए, जब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो सबसे पहले जो है इसमें आप ये चीज़ देखिए, इसमें आपको बहुत अच्छे से आइडिया भी हो जाएगा। इस बार की जो वैकेंसियाँ हैं टोटल, वो है आपकी 141। बहुत अच्छी पोस्टें हैं। 2022 के बाद सबसे ज़्यादा पोस्टें इस साल आई है, यानी कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएँ तो। ग्रुप सी की पोस्ट है ये, जो इनिशियल पे रहेगी रेगुलर, मैं आपको आगे डिटेल से बता दूंगा। लेवल 3 की जॉब है ये। इसमें इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आप एलिजिबल होंगे। और आपके पास आपको जो है वो टाइपिंग क्वालिफाई करनी होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों, जिसमें इंग्लिश की स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी की स्पीड आपकी 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, विद 10% मिस्टेक्स अलाउड होगी इसमें। और जो आपकी हिंदी की टाइपिंग होगी वो कृतिदेव 10 फ़ॉन्ट पर होगी। तो ये बात ध्यान में रखिए। इस बार जैसे मैंने बताया आपको कि ये टोटल पोस्टें जो है वो 141 हैं, उसमें यूआर की जो क्लियर कट है वो आपकी 28 है, यानी कि रेगुलर जो है वो आपकी 84 है और 84 में से 5 जो है वो एंटीसिपेटेड है। तो बहुत अच्छा नंबर है रेगुलर पोस्ट का। 79 क्लियर कट है, यानी कि 79 पोस्टें जो है वो भरी ही जाएगी। उसके बाद जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में देखिए आपके पास है 57। तो 57 नंबर बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि ये कम है। कॉन्ट्रैक्ट में जो है सब पोस्टें क्लियर कट है, यानी कि सारी की सारी भरी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब जितनी वैकेंसियाँ निकाली उसमें से 5 ही पोस्टें सिर्फ एंटिसिपेटेड है। एंटिसिपेटेड पोस्ट का मतलब ये होता है कि ये पोस्टें जो है वो काउंट हो सकती है, जब फाइनल मेरिट बनेगी उसमें आ सकती है। इस पे अभी बंदे काम कर रहे हैं इन पोस्टों के ऊपर। ऐसा क्यास है कि जब तक ये रिक्रूटमेंट ख़त्म होगी तब तक शायद वो प्रमोट हो जाएंगे या रिटायर हो जाएंगे, तो वो वेकेंट हो जाएगी पोस्ट। इस तरह से ये एंटिसिपेटेड पोस्ट जो है वो मानी जाती है और इस तरह से कैलकुलेशन होती है इनकी, यानी कि आने वाले टाइम में ये पोस्ट खाली हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये दोनों पॉसिबिलिटी रहती है। उसके बाद देखिए आगे हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको ये बता दिया एलिजिबिलिटी के बारे में। 18 साल अगर आपकी एज हो चुकी है 1 जनवरी 2026 को, तो आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। उससे पहले या उसके बाद अगर आप फरवरी में 18 साल के हुए हैं, मार्च में हुए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। साथ ही आपके पास जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री होना कंपलसरी होगा। तो ये बात ध्यान में रखें, जब ग्रेजुएशन आपकी हो गई है तो ग्रेजुएशन जो है वो अब मतलब 18 साल के बाद ही होती है, तो आप एलिजिबल होंगे। तो आगे जो बात करेंगे हम वो करेंगे अब इसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए, इसका एग्ज़ाम जो है वो 2 फेज़ होते हैं मेजरली। जो पहला फेज़ है वो है स्क्रीनिंग, हाईली कॉम्पिटिटिव होता है, बहुत कंपटीशन होता है इसमें। मैं आपको आगे दिखाऊंगा, कट ऑफ भी दिखाऊंगा और उसके साथ पूरी डिटेल में बात करेंगे। इसमें आपको जो है वो 100 नंबर का स्क्रीनिंग फेज़ होता है, जिसमें जो है 3 सेगमेंट आपको देखने को मिलते हैं। पहला होता है जनरल नॉलेज, जिसमें जनरल नॉलेज के अंदर भी 3 कंपोनेंट रहते हैं, इंटरनेशनल जीके, नेशनल जीके और हिमाचल जीके। 15, 25 और 30 नंबर की वेटेज इनकी रहती है।
और बेसिक कंप्यूटर आता है 10 नंबर का और रीजनिंग आती है 20 नंबर की। तो इस तरह का कुछ सिलेबस आपका रहता है। और पेपर जो होता है वो टोटली इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, पेपर जो होगा वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, हिंदी का ऑप्शन इसमें नहीं रहेगा। तो ये जो है वो आपका 100 नंबर का इस तरह का एग्ज़ाम आपका स्क्रीनिंग फेज़ का रहता है। अगर हम देखिए इसमें क्या होगा, जैसे आपसे पूछा क्या जाएगा इसमें, इन्होंने बोला हुआ है नोट दे करके कि हम आपसे जियोग्राफी, कल्चर, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, हिस्ट्री, हु इज़ हु बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन एंड हिमाचल प्रदेश जुडिशरी, और ये पूछा जाएगा आपसे, और करंट अफेयर वगैरह आएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है वो इसके अंदर अंदर आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद देखिए OMR शीट पे पेपर होगा आपका। और यहाँ पे ध्यान दीजिए मेंस के लिए जब क्वालिफ़िकेशन की बात आती है तो एक पोस्ट पे जो है वो 5 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखें, एक पोस्ट पे 5 कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे मेंस के लिए। तो मेंस में आप इसमें देखेंगे कि ये यहाँ पर जो मेंस का पेपर होगा आपका या डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा रिटन, वो आपका होगा 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स में आपका जो बाइफरकेशन है नंबर का वो इस तरह से होगा 25 25 15 15, यानी कि हिंदी ऐसे 25 नंबर, इंग्लिश ऐसे 25 नंबर, फिर ट्रांसलेशन होगी फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी 15 नंबर का, और ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश 15 नंबर। अब देखिए इसमें दोनों तरह की पॉसिबिलिटी बनती है कि पैराग्राफ भी आ सकता है आपको और ट्रांसलेशन में, और 15 सेंटेंस भी आ सकते हैं, सीधे 15 लाइन जो आ सकती है ट्रांसलेट करने के लिए। 2022 में ऐसा हुआ था, चूँकि 2025 में ये सिस्टम चेंज हो गया और पैराग्राफ आ गया, तो दोनों संभावनाएं बन सकती है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपेयर करना होगा। इस पॉइंट पे खास ध्यान दीजिएगा, आपको शायद दिख रहा होगा नोट देकर के बोला होगा कि क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशन शैल बी 45% ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स, हर कैटेगरी के लिए, ऐसा नहीं कि जनरल से, सारी कैटेगरी को 45% एससी का लाना पड़ेगा। 45% मतलब 36 नंबर। अगर आपके 36 नंबर नहीं आते हैं तो भले ही आप टॉपर होंगे, 35 नंबर लेकर के पूरी की पूरी वैकेंसियाँ खाली चली जाएगी, कोई भी रिक्रूटमेंट फिर आगे नहीं होगी। तो ये बात ध्यान में रखें, ये रूल के अकॉर्डिंग है। टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होती है, जो एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है हिंदी की टाइपिंग क्वालिफाई करना। तो आपको जो है वो हर चीज़ों को साथ में कैरी करके चलना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारियां करने लगे और जब आपकी स्क्रीनिंग हो जाए तो आप आगे की स्टेज में फंस जाए। तो आपकी जो हिंदी की टाइपिंग होती है उसमें आपको 25 वर्ड पर मिनट जो है वो आपकी ग्रॉस स्पीड होनी चाहिए, वही 30 वर्ड पर मिनट स्पीड जो है वो इंग्लिश में आपकी होनी चाहिए। तो ये बात ध्यान में रखें, 10 मिनट आपको दिए जाते हैं टाइपिंग के लिए। फिर आप जो तीसरा पहरा देखेंगे, यहाँ पर जो नोट दे करके बोला कि फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन टेस्ट। टाइपिंग का कोई लेना देना नहीं रहा, स्क्रीनिंग स्टेज का कोई लेना देना नहीं है। जो आप लोगों ने लिखा है रिटन एग्ज़ाम में वो मैटर करेगा और उसके बेस पे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, और उसी के बेस पे किसको रेगुलर सीट मिलेगी किसको कॉन्ट्रैक्ट की मिलेगी डिसाइड होगा। अगली चीज़ है आपके पास सामने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी कट ऑफ। अब यहाँ पर कट ऑफ के बारे में आपको मैं बहुत अच्छे से आइडिया दे देता हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी भी हो जाएगी। यहाँ पर 2022 की जब स्क्रीनिंग फेज़ हुआ तो उसमें जो यूआर का टॉपर गया वो गया 86, और 68 जो है वो कट ऑफ रही। एससी की कट ऑफ रही 63, एसटी की रही 65, ओबीसी की रही 63, और पीएच कैंडिडेट की 46, ईडब्ल्यूएस की 66। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि ये कट ऑफ जो है वो प्रीलिम्स की है। उस टाइम पे क्या था, मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा कि उस टाइम पे वैकेंसियाँ थी बहुत ज़्यादा। आपको मैं वो वैकेंसियाँ भी दिखा देता हूँ साथ में। ये देखिए, आई होप आपको दिख रहा होगा। उस टाइम जो क्लर्क की पोस्टें थी वो थी 211 पोस्टें। ये देखिए, ये बहुत अच्छा नंबर यहाँ पर दिया हुआ, तो बहुत ज़्यादा पोस्टें थी उस टाइम पे। तो उस टाइम जो कट ऑफ गई थी वो थी यूआर की 68। ये सभी इस तरह के स्टेनोग्राफर भी है उसी टाइम का है ये ब्यौरा। प्रोसेस सर्वर की उस टाइम पे 80 पोस्टें थी, प्यून की उस टाइम पे 115 पोस्टें थी। तो इस तरह की जो थी वो उस टाइम जो पोस्टें थी वो रही थी। अभी की पोस्टें हैं आपकी 141, आगे बढ़ सकती है, ऐसा नहीं कि मतलब इतनी ही रह सकती है, कम भी हो सकती है बढ़ भी सकती है। पर कट ऑफ बताने से पहले आपको ये आइडिया होना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार उस साल वैकेंसी कितनी थी
कितनी थी जब हम प्री की बात करते हैं, स्पेशली स्क्रीनिंग फेज़ की, क्योंकि स्क्रीनिंग फेज़ जो होती है वो ऑल ओवर काउंट होती है, ना कि सिर्फ ऐसा कि रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट की अलग से निकलेगी। तो ये जो थी उस टाइम 211 पोस्टें रही थी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर ऐसे रही। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ इसमें सैलरी क्या मिलेगी आपको। देखिए, अगर आप लोग जो है वो रेगुलर पर रिक्रूट होते हैं, रेगुलर पोस्ट पर आपकी अपॉइंटमेंट होती है, तो आपको अभी एट प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ 20,200 रुपये बेसिक मिलेगा। आपको महंगाई भत्ता मिलता है 45%, तो आपकी ये 9,090 रुपये जो वो महंगाई भत्ता बन जाएगा। HRA मिलता है, फिक्स्ड है, ये 300 रुपये, और कॉम्पनसेटरी अलाउंस मिलता है आपको 200 रुपये। तो अभी जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी वो बनेगी 29,790 रुपये। और ये ऐसा नहीं कि रैंडम है, कि मतलब एक एम्प्लॉयज़ की सैलरी की अब ब्लूप्रिंट है एक तरीके से, और उसके बेस पे ये कैलकुलेशन है। तो इतनी सैलरी आपकी रहती है रेगुलर में। मैं रेगुलर की बात कर रहा हूँ। रेगुलर तनख्वाह आपको मिलेगी 29,790 रुपये। अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ, जैसे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ यहाँ पर जो ऊपर बताई वो तो प्री की थी, यहाँ पर मैंने प्री मेंस दोनों एक साथ लगा दी है, वो भी रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट दोनों की, जिससे आपको और भी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये PDF जो है वो आपके साथ टेलीग्राम पे साझा कर दूंगा, तो वहाँ से ज़रूर इसको डाउनलोड कर लें, एक बार रिव्यू भी कर लें, और कट ऑफ को लेकर के बहुत अवेयर रहें, क्योंकि बहुत हाई कट ऑफ जाती है इसकी। 211 वैकेंसियाँ, 5 कैंडिडेट जो है वो एक पोस्ट पे क्वालिफाई होने थे। UR की जो कट ऑफ जाती है 68। मेंस के लिए जो क्वालिफाई होते हैं वो एक पोस्ट पे 5 कैंडिडेट होते हैं। जैसे अभी अगर 141 है, तो मतलब कि 14 × 5 कर लेंगे आप, तो 70, 700, और फिर 5 कैंडिडेट, मतलब 700 प्लस कैंडिडेट जो है वो इस साल क्वालिफाई करेंगे मेंस लिखने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो 68 कट ऑफ गई थी UR की 2022 की 22 में। वही SC की गई थी 63, ST की 65, OBC की 63, PH की 46 और AWS की 66। फाइनल कट ऑफ गई थी, यानी कि मेंस की जो कट ऑफ गई थी, फाइनल का मतलब वही है मेंस की, 62 UR के लिए। UR क्यों? क्योंकि ऐसे भी आसान थे और ट्रांसलेशन भी ईजी थी 2022 के पेपर में। 56 जाती है SC की, ST की गई 59, OBC की 56, PH की 55 और AWS की 59। अब वैकेंसी पे भी ध्यान देना है आपने यहाँ पर, कि रेगुलर में कितनी पोस्टें थी किस कैटेगरी के अंदर। 44 थी रेगुलर में आपकी वैकेंसियाँ, UR में 17 थी, SC में, ST में 3, OBC में 17, PH में 3 और AWS में 8 पोस्टें थी। तो इस तरह से ये कट ऑफ जो वो रेगुलर के लिए बनी, और जो फाइनल कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुआ UR का, वो 62 नंबर पे हुआ था। तो ये बात ध्यान में रखें। 2024 की बात करते हैं अब, इसके पैरेलल 25, यानी कि 24 में एडवर्टीजमेंट आई थी और 25 में फाइनल रिजल्ट आया था। UR की कट ऑफ जाती है 87। आपको पता है कि पेपर बहुत आसान आ गया था इस बार, तो कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइक आपको देखने को मिला था। टोटल जो अगर मेंस की बात करें तो उस साल मेंस की कट ऑफ गई जो रेगुलर पोस्ट पे वो गई थी आपकी 42 कट ऑफ रही थी ये। तो ये बात ध्यान में रखें आप, मतलब कि 80 में से जिसने 42 नंबर ला दिए वो रेगुलर सीट पे चले गए। अब आपको यहाँ पे इतना बड़ा डिफरेंस दिख रहा हो जहाँ पर 62 और 42, ऐसा क्यों? क्योंकि पेपर जो है वो 2025 में बहुत डिफ़िकल्ट था, दैट्स वाई कट ऑफ इतनी ज़्यादा लो चली गई। इस साल जो थी वो सिर्फ 22 पोस्टें थी रेगुलर में, तब भी कट ऑफ में डिप आया। SC की कट ऑफ जाती है प्रीलिम्स में 84, वही अगर हम मेंस की बात करें तो 37 पोस्टें थी 8। तो मतलब कि इस साल देखिए आप क्वालिफिकेशन, अगर मेंस में सिलेक्शन देखेंगे आप, तो रेगुलर के लिए जिसने सिर्फ पासिंग मार्क्स लाए हैं उनको भी नौकरी मिली है, और रेगुलर में मिली है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि पेपर कितना कुछ डिसाइड कर देता है। अगर पेपर टफ आता है तो सबके लिए उसका फ़ायदा होता है, और ऐसा हो जाता है कि मतलब सबके लिए वो टफ हो जाता है। तो इस साल जो है वो 36 नंबर लाने वाले, यानी कि 45% लाने वाले भी सेलेक्ट हुए, उससे नीचे तो सेलेक्ट हो नहीं सकते थे। अब नीचे चलिए आपको मैं और दिखाता हूँ, ये है आपकी कॉन्ट्रैक्ट की कट ऑफ। कॉन्ट्रैक्ट की कट ऑफ 2022 में UR की रही 58। तो ये बात ध्यान में रखें कि लास्ट कैंडिडेट चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे रेगुलर हो, जो हमें रेकमेंड हुआ 2022 में, उसके नंबर थे 58, और कॉन्ट्रैक्ट की पोस्टें थी 40 उस साल UR की। SC की गई 51, वैकेंसियाँ थी 26, ST की गई 47, वैकेंसियाँ थी 6, OBC की गई 52, वैकेंसियाँ थी 19,
पीएच की गई 40 वैकेंसियाँ थी 7, ईडब्ल्यूएस की गई 54 वैकेंसियाँ थी 18। तो इस तरह से इस साल की कट ऑफ रही थी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। अगर हम बात करें 2025 में तो यूआर की कट ऑफ गई 38.5, यानी कि मान लीजिए आपकी बहुत कम, पासिंग मार्क्स से सिर्फ 2.5 नंबर ऊपर, तो 7 पोस्टें सिर्फ रही थी कॉन्ट्रैक्ट की। एससी की गई 37, सिर्फ 2 पोस्टें थी। एसटी की कोई पोस्ट नहीं थी। ओबीसी की गई 36, यानी कि 36 नंबर से पासिंग मार्क्स पे जो है लोग नौकरी लग गए कॉन्ट्रैक्ट में। पीएच पे कोई भी वैकेंसियाँ नहीं थी। ईडब्ल्यूएस 37.5 और 2 पोस्टें थी इसमें। तो इस तरह की कट ऑफ जो थी वो रही थी कॉन्ट्रैक्ट में। अब आप आगे चलिए। अब आपको आई होप बहुत क्लियरिटी मिल चुकी होगी कि कट ऑफ क्या रही थी। अब आपको कैसे डिसाइड करना है कि आपको किस तरह से इस पेपर को अप्रोच करना है, क्योंकि कट ऑफ ना बहुत कुछ क्लियर कर देता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए आपको कैसे इफेक्टिवली प्रिपेयर करना चाहिए स्क्रीनिंग फेज़ के लिए। मैं बहुत शॉर्ट में बात करूँगा यहाँ पर, क्योंकि वीडियो फिर आपको पता है कि बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको देखिए मेरी समझ ये कहती है कि इस एग्ज़ाम को, मैं पहले भी यही बोलता हूँ, कई लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है कि ऐसा मत करना कि बहुत बल्कि बुकें उठा करके पढ़ने लग जाओ कि मैं ये पेज 1 से स्टार्ट किया और पेज एंड तक जाऊँगा। ऐसा मत करना। एचपीजी के होते हैं 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। इसके लिए देखिए आप कोई भी ऐसा तो है नहीं कि आपने एचपीजी के पढ़ा ही नहीं होगा। जो कोई भी सोर्स आप पढ़ रहे हैं, या फिर मैं सजेस्ट करूँगा आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आकाश पब्लिकेशन का पढ़ लेना। एक छोटी बुक भी है पतली, उसको ही कर लेना, क्योंकि ज़्यादा बल्कि किताबें लेने जाएंगे आप फंसेंगे। नेशनल जीके लूसेंट पढ़ लो या तरुण गोयल, एक किताब कर लेना। वो भी मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि रेफरेंस के लिए रखना। पेपर जो आपने तैयारियां करनी है वो टोटली ही एमसीक्यू से करना। एमसीक्यू से ही प्रिपरेशन करना, पीवाईक्यू लगाना अच्छे से। पीवाईक्यू के पैरेलल जो ऑप्शन है उनको डेसिफर करना है, और एक रफ़ कॉपी रफ़ कॉपी यानी कि एक कॉपी लगा लेनी है अपने 40-50 रुपए की, और उसके ऊपर लिखते जाना है। जो भी आपको नहीं आती है चीज़ें या क्वेश्चन नहीं आता है उसको उसके ऊपर राइट डाउन करते जाओ और वहाँ पर लिखते जाओ। इतना फ़ायदा होगा आपको कि आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई है। उसके बाद अगर हम नेशनल जीके की बात करें तो 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 इसके लिए आपको क्या करना है, करंट अफेयर होता है ज़्यादातर इसमें। आपने मंथली में ज्ञानम मैगजीन को फॉलो कर लेना है, इससे काम बन जाएगा। पर फिर भी ऐसा मत करना कि रैंडमली आप करंट अफेयर की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया और आपने स्टैटिक पोर्शन को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया। ऐसा तो बिल्कुल भी मत करना। रैंडम तरीके से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको हो सकता है कि आप फंस जाएं फिर। तो नेशनल इंटरनेशनल जीके के लिए ज्ञानम मैगजीन कर लेना। अगर आपको लगता है कि मैं मैनेज कर लूँगा एंड टाइम में 10-15 दिन के अंदर, तो इसको छोड़ देना और स्टैटिक को, क्योंकि 90 क्वेश्चन तो आपके हैं ना वहाँ पर, तो आपको वही डिसाइड करेंगे आपकी सिलेक्शन। रीजनिंग एंड कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग के 20 हाथ से नहीं खिसकने चाहिए। आप इसके लिए आर एस अग्रवाल पढ़ो, चाहे अरिहंत पढ़ो, जो मर्जी पढ़ो, पर इसमें 20 के 20 ठीक होने चाहिए आपके, अच्छे से टाइम दे करके, क्योंकि 2 घंटे मिलते हैं आपको। 2 घंटे का आपने अचार नहीं डालना है, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है आपने। ऐसा नहीं कि अगर 25 मिनट या 30 मिनट में आपने पेपर सॉल्व कर लिया तो आपको बहुत बड़ा मेडल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक सेंसिबल इंसान बन कर के ना टाइम का अच्छे से यूटिलाइज़ करना है आपने, और पूरे पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है, और रीजनिंग में पूरे 20 के 20 निकालने की कोशिश करना है। इससे आपके लिए बहुत आसानी होगी। बेसिक कंप्यूटर करना है आपने। देखिए पहले का ट्रेंड तो ये बोलता है कि प्रीवियस ईयर में फुल फॉर्म पे काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, पर इस साल जो है वो आपने देखा होगा कि जो क्लर्कम प्रूफ रीडर का एग्ज़ाम हुआ है उसमें इन्होंने शॉर्ट की पूछी हुई है, तो शॉर्ट की को भी करना है अच्छे से। वो ये सब चीज़ें आपने करके रखनी है। मैंने सोर्स आपके सामने रख दिए हैं। अब आपने टारगेट क्या करना है। टारगेट आप अभी मान के चलिए, पेपर जैसा मर्जी आए आपको पेपर से लेना देना नहीं है। अभी सोच के चलना है कि मैंने 80 से नीचे कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है, मैंने स्कोर 80 से ऊपर लाना ही लाना है। देखिए अगर आप 50-55 लाएंगे, ये एवरेज स्कोर होता है हाई कोर्ट के पेपर में, कोई भी ले आता है इतने नंबर हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप अभी इस लूप में हैं 50-55 के, अगर आपने पहले भी दिए हैं तो आपको आइडिया होगा कि मैं कितनी रेंज में रहता हूँ। तो अगर आप जो है वो इस लूप में है तो आपको यहाँ से बाहर निकलना है। बाहर निकलना कैसे है, एमसीक्यू से, क्योंकि पेपर ऐसा होता है कि आप नहीं पकड़ पा सकते हैं कि मैं इस सोर्स को फॉलो करूँगा तो मेरा जीएस सारा ठीक हो जाएगा, मेरा कंप्यूटर सारा ठीक हो जाएगा, रीजनिंग ठीक हो जाएगी। ऐसा क्लेम नहीं कर सकते आप।
देखिए अगर आप जितना PYQ प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इसके PYQ को भी डिकोड करेंगे, उसके पैरेलल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उतने आप एफिशिएंट होते जाएंगे और उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये बात ध्यान में रखें आप। तो मैंने ये चीज़ें आपको बता दी है कि टारगेट 80 नंबर का लेकर के चलना है स्क्रीनिंग फेज में, इसके नीचे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, नहीं तो फंस जाएंगे। फिर उसके बाद आपका एवरेज स्कोर जो है वो यही, अगर आप 50-55 के लूप में फंस रहे हैं अभी, एट प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर अभी आप 50-55 में फंस रहे हैं तो संभल जाना। आपको ऐसा लगेगा कि मैं अभी मेरे 50-55 आ रहे हैं, मैं इसको ना ईज़िली जो है वो 70-80 तक पहुँचा दूँगा। पर देखेंगे आपकी, अगर आपने इस चीज़ को ठीक करने के लिए काम नहीं किया तो जो आप अभी हैं वही अगले 3 महीने के बाद आप होंगे, आपकी प्रोग्रेस जीरो होगी, आप 60 के आसपास ही फंसे रहेंगे और आप वो एक जो थ्रेशोल्ड होती है, जो एक बैरियर होता है कट ऑफ का, उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अब देखिए गोल्डन रूल मैं आपको बता देता हूँ क्या रखना है आपने। नया पढ़ने से ज़्यादा जो है, या मटेरियल कलेक्ट करने से ज़्यादा जो रिवीजन पे ध्यान देना है आपने। पी वाई क्यू इतने करो, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हाई कोर्ट या इसके। आपने देखा होगा कि मैं एक प्रोसेस सर्वर का पेपर था जिसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था जो रिपीट हुआ था फिर आगे चल करके 25 के एग्ज़ाम में क्लरिकल में। तो वो क्वेश्चन जो था वो सब ने गलत किया था, लगा था सबको कि ये पता नहीं कहाँ पर था, कहाँ से आ गया। तो ऐसा होता है ना कि हम PYQ को ध्यान नहीं देते हैं। इनके लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम होते हैं जो फिर जो प्रो असिस्टेंट प्रोग्रामर का होता है, क्लर्क के होते हैं, क्लर्क कम प्रूफ रीडर का होता है, प्रोसेस सर्वर के होते हैं, वेरियस एग्ज़ाम होते हैं हाई कोर्ट के। उन सब के PYQs को करो। आप खुद अपने अंदर जो है वो फ़र्क महसूस करेंगे और आपको खुद लगेगा कि वाकई में आप इनके क्वेश्चन को डेसिफर कर पा रहे हैं। तो ये है कि PYQ का मतलब सिर्फ क्लर्क के पेपरों तक सीमित रहना नहीं है, उसके बाहर सोचना है। और जहाँ देखिए मेंस की बात आती है ना, मेंस में आप लोगों ने लिखना है। आप ऐसे बैठे रहेंगे और एक होता है ना कि आपने ना वीकली कम से कम कुछ ना कुछ लिखते रहना, ऐसा नहीं है कि आप नेगलेक्ट करें। अगर आपके पास अपना सिस्टम है तो टाइपिंग भी साथ साथ में हल्का हाथ टाइपिंग के ऊपर भी रखते चलें अभी से, क्योंकि ये बेनिफिशियल रहता है। आपने जो है वो PYQ को बहुत अच्छे से करना है। दूसरा होता है HPGK। HPGK 30 नंबर का होता है और 30 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं और 30 में से आप एम करके चलो कि 25 से 28 तो मैंने निकालने ही निकालने हैं, उससे नीचे नहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा मैं, यानी कि उससे कम में तो काम नहीं करूँगा। तो ये बात ध्यान में रखें कि HPGK को बहुत हाईली रेट करना है। कंसिस्टेंसी मैटर करती है मोर देन मोटिवेशन। देखिए कंसिस्टेंट रहना ना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं तो आप कुछ भी कर लीजिए, आज आपकी जो प्रोग्रेस है अगर कल आपने नहीं काम किया तो वो डिप हो जाएगी, परसों फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं सजेस्ट करूँगा आपको, देखिए मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ राइटिंग स्किल को। प्रैक्टिस राइटिंग एसे एंड ट्रांसलेशन वीकली, कम से कम वीकली आपने प्रैक्टिस करते रहना है। PYQ मैंने पूरा आपको एक ऐसे का बना के दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का, उससे प्रैक्टिस करते रहें आप। मॉक टेस्ट एनालिसिस, अगर आप मॉक वगैरह खरीदते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं तो उसमें एनालिसिस करो। अपने स्कोर मत चेक करो कि मेरा इतना स्कोर आ रहा है इस मॉक के अंदर, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। ये मैटर नहीं करता है मॉक के अंदर। मॉक टेस्ट जो होते हैं वो आपकी जो वीकनेसेस होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। तो ये बात ध्यान में रखें। अवॉइड रिसोर्स ओवरलोड। देखिए ऐसा मत करना कि किसी ने बोला कि हाई कोर्ट ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था तो वो सोर्स फॉलो किया वहाँ से, या वो यूट्यूब चैनल जो है वो अच्छा पढ़ाता है वहाँ से करो, यहाँ से करो। इस तरह से ना आप लोग वो उसी लूप में वापस आ जाएंगे जहाँ से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो बी केयरफुल। डिसिप्लिन बीट्स टैलेंट। देखिए हमेशा डिसिप्लिन रहना है, अपने साथ ऑनेस्ट रहना है, बाकी सब जो है वो अगर आप मेहनत करेंगे तो लक हमेशा साथ देता है। और मेरा जेंटल रिमाइंडर ये है, देखिए ऐसा हम भी नहीं बोलते हैं कि हम किसी की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग डिलीवर कर पाते हैं, पर अगर आप लोग या तो किसी भी कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, कहीं कोई भी आपको करवा रहा है, उन्हीं को ही फॉलो करो। एक ही चीज़ पे थोड़ा टाइम दो। देखिए वक्त को भी वक्त चाहिए होता है ठीक होने के लिए। तो ये है कि अपने आप को थोड़ा टाइम दो, चीज़ों पे पॉज रहो, रुक के काम करो। और ऐसा नहीं है कि आया राम गया राम वाला आपने फार्मूला लगाया, कभी यहाँ शिफ्ट हुए कभी वहाँ शिफ्ट हुए। तो इस तरह का आपका बिहेवियर और इस तरह का टेम्परामेंट जो होता है वो एक जॉब के लिए सूटेबल नहीं होता है। तो ये बात ध्यान में रखें, अभी से ही एक जॉब के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना स्टार्ट करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ तक देखिए वर्क प्रोफाइल की बात आती है तो इसमें मेजरली आपको 4 पोस्टें देखने को मिलती है। सिविल अलमद,
क्रिमिनल अलमत यानी कि अलमत का मतलब क्लर्क ही हो गया, नायब नाजिर, और आपका आ गया एक कॉपिस्ट, और समरी क्लर्क भी होता है एक। तो ये 5 पोस्टें होती है, इसमें से कहीं पर भी आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती है जब आप फाइनल सिलेक्शन में होती है आपकी। और इनके काम जो होते हैं वो भी अलग अलग नेचर के होते हैं। इसके बारे में फिर जब फाइनल सिलेक्शन होगी तो उसके बारे में और विस्तार से बात करेंगे। कोई प्रेशर नहीं होता है, आप एंजॉय करिए अच्छे से, और इस जो अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, इसको बहुत अच्छे से ग्रैब कीजिए। बाकी अगर आप ये एक बार सेलेक्ट हो गए तो अपनी ड्रीम जो आप एक अचीव करना चाहते हैं, वो आप उसकी तरफ जो है वो अग्रसर हो सकते हैं जब आप थोड़ी सी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है। आई होप आपको बहुत क्लियरिटी मिल चुकी होगी। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है, किसी को कोई समस्या लगता है कि कोई चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आई है, तो ज़रूर कमेंट करें, हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।